गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो देखिए, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे दृढ़ घूर्णी द्विपरमाणु कणों के बारे में। रिजिड जो रोटेटर होता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, और इसको हमने एक डायग्राम के माध्यम से भी एक्सप्लेन किया था। द्विपरमाणु कणु हमने लिया था और वो अक्ष पर क्या कर रहा था, घूर्णन कर रहा था, और उस अक्ष को हम गुरुत्वीय अक्ष के नाम से जानते थे। इसके बाद में लास्ट कल की जो क्लास थी हमारी, उसमें हमने अपने अक्ष पर घूर्णन करते हुए किसी अणु का जड़त्व आघूर्ण के लिए हमने एक फॉर्मूला यहाँ पे दिया था। और वो फॉर्मूला जो था वो क्या दिया था हमने, I इक्वल टू समेसन आई एम आई, और क्या था, RI स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहा था। I इक्वल टू समेसन आई एम आई RI स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहा था। और इक्वेशन नंबर जो ये फर्स्ट हमें प्राप्त हुआ था, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में RI जो था MI द्रव्यमान वाले परमाणु की गुरुत्वीय केंद्र से दूरी थी। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि चूँकि ये जो अणु है वो द्विपरमाणु, दो परमाणु है इसमें, इसलिए इस स्थिति में अणु का कुल जो जड़त्व आघूर्ण है उसको हमने इस प्रकार से रिटर्न किया था। I इक्वल टू, ये क्या हो गया था, M1 स्क्वायर प्लस क्या था, M2 स्क्वायर। इस प्रकार से हमने इसको रिटर्न कर दिया था। ये इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया था हमारा, 2 हो गया था। इसके बाद में हमने R1 स्क्वायर और R2 जो स्क्वायर था, इसको हमने क्या रिटर्न किया था, I इक्वल टू M1 प्लस M2 इसको इक्वेशन नंबर कौन सा इक्वेशन कहा था हमने, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड हमने कल की क्लास में कहा था। तो लास्ट क्लास तक हमने यहाँ पे 3 जो इसके इक्वेशन थे, I इक्वल टू समेसन आई एम आई RI स्क्वायर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, I इक्वल टू M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2, I इक्वल टू M1 प्लस M2 इक्वेशन नंबर थर्ड। यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया था लास्ट क्लास में। अब आगे देखिए इसमें क्या होता है। माना तंत्र मान लेते हैं कि जो तंत्र जो है वो अपने गुरुत्व केंद्र G पर संतुलित अवस्था में रहता है, और अणु इस बिंदु के चारों ओर क्या करता है, घूर्णन की प्रक्रिया यहाँ पे संपन्न करता है। तब इस संतुलन बिंदु पर दोनों के जो आघूर्ण हैं उनके मान यहाँ पे क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि माना तंत्र अपने गुरुत्वीय केंद्र G पर संतुलित अवस्था में है और अणु इस बिंदु के चारों ओर घूर्णन करता है। तब इस संतुलित बिंदु पर दोनों ओर से आघूर्ण बराबर होंगे, इसलिए यहाँ से आघूर्ण के मान यहाँ पे दोनों ओर से बराबर होंगे। इसलिए मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, M1R1 ये जो परमाणु है उसके कारण उत्पन्न आघूर्ण M1R1 का जो मान है, और दूसरे परमाणु के कारण उत्पन्न आघूर्ण M2R2 के क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वेशन नंबर हमारा कौन सा हो गया, फोर्थ नंबर। तो यहाँ से संतुलित जो बिंदु होगा उस पर दोनों के जो आघूर्ण होंगे, मोमेंट जो होंगे, उनके मान यहाँ पे इक्वल होंगे। और यहाँ से हम क्या रिटर्न कर सकते हैं, M1R1 इक्वल टू M2R2। अब यहाँ से जो मान हमें प्राप्त हुआ है
इस मान को हम इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ से पुट करते हैं। कौन से इक्वेशन में पुट करते हैं? इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ से मैं क्या रिटर्न कर सकता हूँ? फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4 से हम क्या कह सकते हैं? यहाँ से i का मान हम कैलकुलेट करते हैं। i इक्वल टू हमें प्राप्त हो जाता है m2r1 प्लस ये क्या हो गया? m1r1 और ये r2। तो यहाँ से देखिए m1r1 स्क्वायर था ये, तो m1r1 के स्थान पे हमने क्या पुट कर दिया? m2r2। इक्वेशन नंबर जो 2 था उस इक्वेशन नंबर 2 में m1r1 के स्थान पे m2r2 पुट करते हैं। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर जो 2 है वो निम्न फॉर्म में हमें यहाँ प्राप्त हो जाता है। i इक्वल टू m2r2r1 प्लस m1r1r2। अब यहाँ से देखिए ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में यहाँ पे भी r1 है, इस पद में भी r1 है और इस पद में भी r1 है, इस पद में भी r2 है और इस पद में भी क्या है? r2 है। तो यहाँ से हम इसको r1 और जो r2 है इसको कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से i इक्वल टू क्या हो जाएगा? r1 r2 मैंने बाहर ले लिया, r1 r2 बाहर ले लिया, अंदर यहाँ से क्या रिमेनिंग रहा? m1 प्लस क्या रहा? m2। तो यहाँ से मैंने r1 और r2 को कॉमन लिया, तो यहाँ से i इक्वल टू हमें प्राप्त हुआ r1 r2 कोष्टक m1 प्लस m2। इसके बाद में देखिए, चूँकि यहाँ से हम क्या रिटर्न कर सकते हैं? चूँकि यहाँ से r का जो मान है वो किसके इक्वल है? r1। r का जो मान है वो किसके इक्वल है? r1 प्लस r2 के यहाँ पे क्या है? इक्वल है। देन यहाँ से हम r1 निकाल लेते हैं। r1 यहाँ से हम कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा? r माइनस r2। तो यहाँ से मैं यदि r1 कैलकुलेट करता हूँ तो r1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? r माइनस r2। एंड यदि मैं यहाँ से r2 कैलकुलेट करूँ r2 यदि मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो क्या हो जाएगा? r माइनस यहाँ से r1 हो जाएगा। इसके बाद में ये जो मान हमें प्राप्त हुए हैं r1 और r2 के, r1 और r2 के जो ये मान हमें प्राप्त हुए हैं, इन मानों को इक्वेशन नंबर जो हमारा 4 प्राप्त हुआ है इसमें हम पुट करते हैं। तो यहाँ से हम क्या रिटर्न कर सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 से हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? m1r1 इक्वल टू यहाँ से क्या हो गया? m2, ये क्या हो गया? r माइनस क्या लिखोगे इसको? r2 r1। तो यहाँ से इस इक्वेशन नंबर 4 से हम क्या रिटर्न कर सकते हैं? m1r1 इक्वल टू m2r माइनस r1। इसको हम यदि और सोल्व करें तो यहाँ से हम क्या इसको रिटर्न कर सकते हैं? m1r1 इक्वल टू m2r, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ से, और ये क्या हो गया? m2 और ये क्या हो गया? r1। इसके बाद यहाँ से हम m2r का मान कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा?
M1 प्लस M2 R2 तो यहाँ से देखिए हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया आपस में, और मल्टीप्लाई करने के पश्चात हमें यहाँ से क्या मान प्राप्त हुआ, M1 प्लस M2 इक्वल टू हमें क्या प्राप्त होगा, M2 अब यहाँ से देखिए ये वाला जो पद है ये R1 था, सॉरी यहाँ पे ये M2 ये R1 था, R1 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, M2R। अब यहाँ से ये वाला जो पद है इसमें R1 यहाँ पे दोनों में कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ से मैं R1 को कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ से क्या हो गया, M1 प्लस M2 कॉमन यहाँ से हमने क्या लिया, R1 इक्वल टू यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, M2R यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ। अब यहाँ से R1 का मान हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो R1 इक्वल टू हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, M2R बाई M1 प्लस M2। तो यहाँ से देखिए R1 का जो मान हमें प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ, यहाँ से R1 इक्वल टू हमें प्राप्त हुआ M2R बाई M1 प्लस M2। इसी प्रकार हम R2 के लिए इसको सोल्व करते हैं। इसी प्रकार R2 के लिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ से R1 इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ था, R1 इक्वल टू हमें क्या प्राप्त हुआ था, R माइनस R2 हमें प्राप्त हुआ था। अब इक्वेशन नंबर जो ये हमने लिया था कौन सा था, इक्वेशन नंबर 4। पुनः इक्वेशन नंबर 4 से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 4 से पुनः हम यहाँ पे क्या रिटर्न कर सकते हैं, M1R1 इक्वल टू क्या था, M2R2। अब यहाँ से देखिए R1 का जो मान है वो मैं यदि इस इक्वेशन में पुट कर लेता हूँ, R1 का मान यदि मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, तो R1 का मान पुट करने के पश्चात यहाँ से हमें R2 का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या रिटर्न कर सकते, इसमें R1 का मान R1 का मान रखने पर R1 का मान यहाँ पे आप पुट कीजिए, क्या मान प्राप्त होगा, M1 R माइनस R2 M1 R माइनस R2 इक्वल टू M2 R2। इसको यहाँ से आगे सोल्व कीजिए, ये क्या हो गया, M1R माइनस M1R2
इक्वल टू M2 और ये क्या हो गया R2। यहाँ से M1R कैलकुलेट कीजिए। M1R इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, M1R इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, M1R2 प्लस M2R2। यहाँ से R2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से क्या हो गया, M1R इक्वल टू M1 प्लस M2 और बाहर यहाँ पे मैंने क्या कॉमन ले लिया, R2 मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ से हम R2 का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। R2 इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, M1R बाई M1 प्लस M2। तो यहाँ से हमने R1 का मान भी कैलकुलेट कर लिया और R2 का मान भी हमने यहाँ से क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। अब R1 और R2 का जो मान है ये कौन से इक्वेशन में आपको यहाँ से पुट करना है, ये R1 का मान हो गया, ये R2 का मान। अब R1 और R2 का जो मान हमें प्राप्त हुआ है, ये मान हम यहाँ से इक्वेशन नंबर जो 2 है, इस इक्वेशन नंबर 2 में हम यहाँ से पुट करते हैं। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, R1 तथा R2 का मान समीकरण 2 में रखने पर R1 तथा R2 का मान समीकरण 2 में रखने पर रखिए यहाँ से इक्वेशन 2 में इसको, हमें क्या मान यहाँ से प्राप्त होगा, इसको जब हम इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ से रखते हैं तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त होता है, I इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, ये स्मॉल m1 अंदर क्या हो गया, ये M2 बाई M1 प्लस M2 और इसका क्या हो गया, स्क्वायर डॉट R स्क्वायर प्लस M2। यहाँ से क्या हो गया, M1 प्लस M1 बाई M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर डॉट R स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए R1 और R2 का जो मान है इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करते हैं, तो यहाँ से हमें जो इक्वेशन प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है, I इक्वल टू M1 M2 बाई M1 प्लस M2 का स्क्वायर डॉट R स्क्वायर प्लस M2 M1 बाई M1 प्लस M2 का स्क्वायर डॉट R स्क्वायर। ये मान हमें यहाँ से क्या होता है, प्राप्त होता है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से जो दोनों पद हैं इसमें भी R स्क्वायर है और इस वाले पद में भी क्या है, R स्क्वायर है। तो इन दोनों में से R स्क्वायर को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, I इक्वल टू, यहाँ से मैं इसको बाहर ले रहा हूँ, तो I इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, ये I इक्वल टू, ये क्या रहा अंदर, M1 यहाँ से क्या हो गया, M2 बाई M1 प्लस M2
आई इक्वल टू m1 बाई m1 प्लस m2 और इसका स्क्वायर प्लस इधर क्या आएगा m2, अंदर क्या आएगा इसमें m1 बाई m1 प्लस m2 और इसका स्क्वायर और बाहर यहाँ से क्या आएगा तो यहाँ से देखिए हमने क्या किया m1 m2 बाई m1 प्लस m2 का स्क्वायर प्लस m2 m1 बाई m1 प्लस m2 का स्क्वायर, यहाँ से r स्क्वायर हमको कॉमन लेना है। तो यहाँ से देखिए इस प्रकार से हम कोष्टक लगा देते हैं और बाहर यहाँ पे मैं क्या रिटर्न कर देता हूँ, बाहर यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, ये r स्क्वायर हो गया। इस प्रकार से हम इसको रिटर्न कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद में आगे और सोल्व कीजिए। इसको देखिए m स्क्वायर है और ये इसका भी स्क्वायर है, तो इसको स्क्वायर वाले पद से सोल्व कीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा m2 स्क्वायर, यहाँ से m2 स्क्वायर और यहाँ से m1 स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 और इसका क्या हो जाएगा ये स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको आगे हम स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से जो मान प्राप्त होगा हमें वो क्या होगा, देखिए आगे इसको हम क्या किस प्रकार से रिटर्न कर सकते हैं। आई इक्वल टू यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, आई इक्वल टू ये क्या हो गया m1 m2 स्क्वायर हो गया ये, बाई नीचे यहाँ पे क्या आएगा m1 प्लस m2 और ये इसका क्या हो जाएगा ये स्क्वायर। तो यहाँ से i इक्वल टू m1 m2 स्क्वायर बाई m1 प्लस m2 का स्क्वायर प्लस मैं क्या लिख सकता हूँ इसमें m2 और ये क्या हो गया m1 स्क्वायर बाई क्या आएगा यहाँ से m1 प्लस m2 और इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर, और बाहर यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं, इसमें जो कॉमन फैक्टर था यहाँ पे वो क्या था, कॉमन जो फैक्टर था वो यहाँ से क्या था r स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन हो गया i इक्वल टू m1 m2 स्क्वायर बाई m1 प्लस m2, ये 2 है, m2 स्क्वायर प्लस m2 m1 स्क्वायर, ये स्क्वायर है यहाँ पे, बाई m1 प्लस m2 स्क्वायर, और बाहर यहाँ पे हमने क्या रिटर्न कर दिया डॉट r स्क्वायर। इसको हम और आगे सोल्व करते हैं। इसका लेसे हम यहाँ से लेते हैं, तो लेसे हम यहाँ से लेंगे तो i इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा m1 m2 स्क्वायर प्लस m2 m1 स्क्वायर बाई नीचे यहाँ से इसका लेसे हमें क्या प्राप्त हुआ m1, इसका जो लेसे है वो हमें क्या प्राप्त हुआ m1 प्लस m2 और इसका स्क्वायर, और बाहर यहाँ पे क्या आएगा डॉट r स्क्वायर, यहाँ पे क्या है बाहर डॉट r स्क्वायर। तो हमें यहाँ से इक्वेशन प्राप्त हुआ i इक्वल टू हमें प्राप्त हुआ m1 m2 स्क्वायर प्लस m2 m1 स्क्वायर बाई m1 प्लस m2 स्क्वायर डॉट r स्क्वायर। अब इसको हम आगे और सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि समानित जो द्रव्यमान होता है म्यू का जो मान होता है, अब यहाँ से मैं m1 और m2 जो है वो कॉमन ले सकता हूँ। ये वाला जो पद है इस पद में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ m1 और m2 जो है वो मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ से देखिए इस वाले पद से m1 और m2 कॉमन लीजिए,
तो यहाँ से हमें जो मान प्राप्त होगा वो क्या होगा, I इक्वल टू, ये कॉमन ले लीजिए आप, I इक्वल टू M1 M2 और अंदर क्या रहा है M1 प्लस M2 बाई क्या हो गया यहाँ से M1 प्लस M2 और इसका क्या हो गया यहाँ से स्क्वायर हो गया, और डॉट यहाँ से क्या हो गया R स्क्वायर। तो यहाँ से I इक्वल टू हमें प्राप्त हुआ, I इक्वल टू हमें यहाँ से प्राप्त हुआ M1 प्लस M2 बाई M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर डॉट R स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए M1 M2 बाई M1 प्लस M2, यहाँ पे म्यू जो होता है, म्यू को हम बोलते हैं समानित द्रव्यमान। कौन सा द्रव्यमान कहते हैं, समानित द्रव्यमान। और समानित जो द्रव्यमान होता है इसको हम रेडियस मास के नाम से जानते हैं। और रेडियस मास जो होता है इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है M1 M2 बाई M1 प्लस M2। ये रेडियस मास का यहाँ पे फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू M1 M2 बाई M1 प्लस M2। इसलिए यहाँ से हम देखिए, यहाँ से ये वाला जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में यहाँ से देखिए ये M1 M2, यहाँ से देखिए M1 प्लस M2 और ये इसकी एक पावर कैंसिल होगी। यहाँ से M1 M2 बाई M1 प्लस M2 प्राप्त हुआ। इसको हम रेडियस मास के इक्वल यहाँ पे इसको हम रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हम रिटर्न कर सकते हैं, I इक्वल टू, I का जो मान है वो हमें किसके इक्वल प्राप्त हो गया, म्यू R स्क्वायर। I इक्वल टू हमें क्या प्राप्त हुआ, म्यू R स्क्वायर के इक्वल हमें यहाँ से मान प्राप्त हुआ। और ये जो इक्वेशन है ये कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, यहाँ से इक्वेशन नंबर 4 हो गया था हमारा। इसके बाद में देखिए R2 ये हो गया इक्वेशन 4 से। इसी प्रकार ये हो गया था इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 5। कौन सा इक्वेशन हो गया ये, इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर जो 5 हमें प्राप्त हुआ है, इक्वेशन नंबर जो 5 हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ है, ये दृढ़ घूर्णी द्विपरमाणु जो अणु होता है, रिजिड रोटर डायोएटमिक जो मॉलिक्यूल होता है, उसका समीकरण यहाँ पे कहलाता है। तो इस समीकरण के बारे में आप और क्या कह सकते हो कि ये जो समीकरण है समानित द्रव्यमान, समानित द्रव्यमान क्या हो गया यहाँ पे, म्यू हो गया। समानित द्रव्यमान बंद दूरी और जड़त्व आघूर्ण I के मध्य संबंध को ये दर्शाती है। तो यहाँ से इक्वेशन 5 जो रिजिड रोटर के लिए हमें प्राप्त हुई है, ये समीकरण समानित द्रव्यमान बंद दूरी और जड़त्व आघूर्ण के मान को ये क्या करती है, दर्शाती है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यह समीकरण समानित द्रव्यमान रेड्यूस्ड मास, समानित द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं, रेड्यूस्ड मास बंद दूरी
बंद दूरी और जड़त्व आघूर्ण में रिलेशन को दर्शाती है। में संबंध को दर्शाती है। तो ये था आपका रिजिड रोटर। रिजिड रोटर का जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसके बारे में हमने यहाँ पे अध्ययन किया, और इसके बाद में आज की क्लास में अभी तक हमने इसका जो मैथमेटिकल पोर्शन था उसके बारे में हमने अध्ययन किया है। तो एक बार दोबारा से आप इसको देख लीजिएगा। रिजिड रोटर जो होता है, डायोएटमिक जो मॉलिक्यूल होता है उसके लिए हमने 1, 2 एंड 3 ये तीनों जो इक्वेशन थी वो लास्ट क्लास में हमने अध्ययन कर लिया था इनका। इसके बाद में हमने आज की क्लास में आपको बताया कि तंत्र जो है गुरुत्वीय केंद्र पर संतुलित अवस्था में होता है। तो संतुलित जो बिंदु होता है और दोनों के आघूर्ण यहाँ पे बराबर हो जाते। इक्वेशन नंबर 4 हो गया हमारा। अब इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 4 की सहायता से यहाँ पे हमने I इक्वल टू ये निकाल लिया, और चूँकि R इक्वल टू यहाँ पे R1 प्लस R2 होता है, देन यहाँ से R1 का मान कैलकुलेट कर लिया एंड R2 का मान यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया। R1 और R2 के मान को यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करते हैं, और यहाँ से हमें R1 का जो मान है वो प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार यहाँ से R2 के लिए R1 का मान इक्वेशन में 4 में रखते हैं। R1 का मान इक्वेशन नंबर 4 में रखने पर हम यहाँ से R2 का मान प्राप्त कर लेते हैं। अब R1 और R2 का जो मान है वो इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे हम रख देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में रखने के पश्चात हम यहाँ से ये जो इक्वेशन हमें प्राप्त होती है इनको हम सोल्व कर लेते हैं। R स्क्वायर को हम यहाँ से बाहर ले लेते हैं, क्योंकि R स्क्वायर वाला जो पद है दोनों पदों में कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ से इसको हम बाहर ले लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसको, क्योंकि इसकी पावर स्क्वायर में है तो इसको हम ऊपर भी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी। इसके बाद में नेक्स्ट जो इक्वेशन है इसमें हम इसका लेसे ले लेते हैं, और ऊपर वाला जो पद है इसमें से m1 m2 को कॉमन ले लेते हैं। m1 प्लस m2 से m1 प्लस m2 कैंसिल हो जाता है, और रिड्यूस मास इक्वल टू m1 m2 बाई m1 प्लस m2 होता है। तो यहाँ से हमें इक्वेशन प्राप्त होता है I इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर। ये जो इक्वेशन नंबर 5 हमें प्राप्त हुआ है ये दृढ़ घूर्णी द्विपरमाणु कणों के लिए समीकरण कहलाता है। और ये जो समीकरण है ये किस किस के मध्य संबंध को दर्शा रहा है? रिड्यूस मास, समानित द्रव्यमान, बंद दूरी और जड़त्व आघूर्ण में ये संबंध को यहाँ पे दर्शाता है। तो यहाँ से आप यदि इसका मैथमेटिकल प्रारूप रिटर्न करना चाहो, इक्वेशन 3 तक आपने कल रिटर्न कर लिया था, उसके बाद आप यहाँ से इक्वेशन नंबर ये वाला पेज इसमें रिटर्न कर सकते हो। नेक्स्ट ये वाला पेज इसमें रिटर्न कर सकते हो। नेक्स्ट ये वाला पेज इसमें रिटर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट ये वाला पेज आप इसमें रिटर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट ये वाला पेज आप इसमें रिटर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट ये वाला पेज आप इसमें रिटर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट ये वाला पेज नेक्स्ट, और लास्ट में ये वाला जो पेज है इक्वेशन नंबर 5 ये आप इसमें रिटर्न कर सकते हैं। तो ये था आपका रिजिड रोटर सिस्टम। इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दृढ़ घूर्णी द्विपरमाणु कणों। तो इसको आप अच्छे से कीजिएगा। अब देखिए, अगर आप यदि इसके मैथमेटिकल प्रारूप को यहाँ से इसको रिटर्न नहीं करना चाह रहे हैं
तो आप इसको यहाँ से भी रिटर्न कर सकते हैं। तो कल की क्लास में हमने इक्वेशन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया था और इक्वेशन नंबर 3 के नीचे आपको यहाँ पे रिटर्न करना है। कल की जो क्लास में आपने इक्वेशन नंबर 3 तक इसको सॉल्व किया था, उस इक्वेशन 3 के नीचे आपको यहाँ पे मेंशन करना है, माना तंत्र अपने गुरुत्व केंद्र जी पर संतुलित अवस्था में है और अणु इस बिंदु के चारों ओर घूर्णन कर रहा है, तो दोनों ओर चुंबकीय जो आघूर्ण है उनके मान यहाँ पे बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ से हमें जो इक्वेशन प्राप्त होगा वो क्या होगा, M1R1 इक्वल टू M2R2। और ये जो इक्वेशन है ये कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, यहाँ से इक्वेशन नंबर 4। इसके बाद समीकरण नंबर 16 का मान समीकरण 15 में रखने पर, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से किसका मान किस में पुट करोगे आप, यहाँ से इक्वेशन नंबर जो 4 है, इस इक्वेशन नंबर 4 का मान आपको कहाँ पे पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ से मैं क्या रिटर्न कर सकता हूँ, समीकरण 4 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये मान हमने रखा, चूँकि R इक्वल टू ये होता है इसलिए R1 और R2 कैलकुलेट किया। इसके बाद में यहाँ से समीकरण जो आपका ये हमें प्राप्त हुआ है 4, इससे हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 4 से हम निम्न प्रकार से रिटर्न कर सकते हैं इसको, यहाँ से आप इसको नंबर देना चाहो तो दे सकते, वरना इसको रहने दो आप, ठीक है। R2 का मान हमने यहाँ पे रखा, तो यहाँ से R1 का मान हमें प्राप्त हो गया। इसी प्रकार R2 के लिए हम इसको सोल्व करते हैं। R2 के लिए जब सोल्व करते हैं तो यहाँ से ये हो गया, पुनः यहाँ समीकरण 4 हमें प्राप्त हुआ था ये वाला, R1 का मान रखते हैं और यहाँ से हमें R2 का मान क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में यहाँ से R1 और R2 के दोनों के मान हमें यहाँ से प्राप्त हो गए। R1 का मान भी हमें यहाँ से प्राप्त हो गया और R2 का मान भी हमें यहाँ से प्राप्त हो गया। अब R1 और R2 के जो ये दोनों मान हमें प्राप्त हुए हैं, इनको कौन से इक्वेशन में रखोगे आप, इक्वेशन नंबर जो 2 हमें प्राप्त हुआ था, उस इक्वेशन नंबर 2 में आपको R1 और R2 के मान यहाँ से रखने हैं। ये रख दिया इसमें। अब यहाँ से R² को मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप से मैंने इसको M² से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के पश्चात यहाँ से M1 M2 को मैंने कॉमन ले लिया और यहाँ से ये जो होता है सम्मिलित जो द्रव्यमान होता है, रिड्यूस्ड जो मास होता है, उसका जो मान है वो किसके इक्वल होता है, M1 M2 बाई M1 प्लस M2 के इक्वल होता है। तो यहाँ से इसके स्थान पे हम क्या रख देंगे, म्यू रख देंगे और ये R² और इसका जो मान है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जड़त्व आघूर्ण I के क्या हो जाएगा, इक्वल यहाँ से हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ से लास्ट में जो हमें इक्वेशन प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, I इक्वल टू म्यू R², I इक्वल टू म्यू R², और ये इक्वेशन नंबर यहाँ से कौन सा हो जाएगा, 5। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यह समीकरण समानित द्रव्यमान, बंद दूरी और जड़त्व आघूर्ण के संबंध को ये क्या करती है, दर्शाती है। तो ये था आपका रिजिड रोटर। आप एक बार इसको देख लीजिए कहाँ से आपको इसको रिटर्न करना है। कल की जो क्लास थी उससे आगे आपको ये वाला जो पेज है ये आपको इसमें रिटर्न कर देना है। ये पेज रिटर्न करने के पश्चात आपको यहाँ से ये वाला जो पेज है ये इसमें क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको ये वाला पेज इसमें रिटर्न कर देना है। नेक्स्ट आपको ये वाला पेज इसमें रिटर्न कर देना है।
और लास्ट में आपको ये वाला जो पेज है ये इसमें आपको क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है दृढ़ घूर्णी रिजिड रोटर, एग्ज़ाम में आ भी सकता है, तो इसको अच्छे से आप कवर कीजिएगा। तो ये था आपका रिजिड रोटर। इसके बाद में देखिए दृढ़ घूर्णी द्विपरमाणु जो अणु है उसके हम घूर्णन ऊर्जा स्तर की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो दृढ़ घूर्णी जो द्विपरमाणु अणु होता है उसका जो घूर्णन ऊर्जा स्तर होता है इसको हम यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए अगला जो टॉपिक है हमारा इसी में रोटेशनल एनर्जी लेवल्स फॉर रिजिड रोटेटर रिजिड रोटर डायोएटोमिक मॉलिक्यूल। तो यहाँ से इसको हम क्या कहेंगे हिंदी में, दृढ़ घूर्णी द्विपरमाणु के अणु के लिए घूर्णन ऊर्जा स्तर। तो रिजिड रोटर हमने अध्ययन कर लिया था रिजिड रोटर का। इसके बाद में रिजिड रोटर होता है दृढ़ घूर्णी द्विपरमाणु जो अणु होता है उसके लिए हम घूर्णन ऊर्जा जो स्तर होता है उसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले घूर्णन करते हुए अणु का जो कोणीय संवेग होता है, घूर्णन करता हुआ जो अणु होता है उसका जो कोणीय संवेग होता है वो निम्न होता है। यहाँ पे कोणीय संवेग क्या होता है, घूर्णन करते हुए अणु का जो कोणीय संवेग होता है वो क्या होता है, L इक्वल टू, कोणीय संवेग को हम किससे दर्शाते हैं, L इक्वल टू यहाँ पे होता है I ओमेगा होता है। और ओमेगा यहाँ पे क्या कहलाता है, ओमेगा यहाँ पे कोणीय वेग कहलाता है। ओमेगा यहाँ पे क्या कहलाता है, कोणीय वेग यहाँ पे कहलाता है। अब इसके बाद यहाँ से देखिए मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, या इसको हम किस प्रकार से रिटर्न कर सकते हैं, इसका स्क्वायर कीजिए आप। ये क्या हो गया, L स्क्वायर इक्वल टू I स्क्वायर, और ये क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर। ये I स्क्वायर और ये क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर मैं फर्स्ट दे देता हूँ।
तो घूर्णन करते हुए अणु का जो कोणीय संवेग होता है वो L इक्वल टू आई ओमेगा होता है, जहाँ ओमेगा कोणीय वेग होता है। यहाँ से L स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हम इसको रिटर्न कर सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्योंकि अणु जो होता है उसका कोणीय संवेग यहाँ पे क्वांटीकृत नहीं होता है, इसलिए इसको हम निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। चूँकि कोणीय संवेग जो होता है वो क्वांटीकृत नहीं पाया जाता है, इसलिए L का जो मान होता है वो किसके इक्वल होता है, जे प्लस 1 इसका रूट h बाई और ये क्या होता है 2 पाई। तो यहाँ से चूँकि अणु जो होता है उसका कोणीय संवेग क्वांटीकृत नहीं होता है, इसलिए L का जो मान है वो इक्वल होता है जे प्लस 1 का रूट डॉट h बाई 2 पाई। अब यहाँ पे J जो है वो क्या कहलाता है, J यहाँ पे क्या कहलाता है, J यहाँ पे घूर्णन क्वांटम संख्या। जे यहाँ पे क्या कहलाता है, घूर्णन क्वांटम संख्या कहलाता है, जिसका जो मान है वो किसके इक्वल होता है, जिसका मान यहाँ पे किसके इक्वल होता है 0 1 2 3 डॉट 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 4 5 6 इस प्रकार से होता है। अब यहाँ से मैं यदि L का जो मान हमें प्राप्त हुआ था, L का जो ये मान हमें प्राप्त हुआ है, इसका मान मैं L स्क्वायर कर देता हूँ। L स्क्वायर यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ, तो L स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा जे प्लस 1 जे प्लस 1 हो गया। L स्क्वायर इक्वल टू जे प्लस 1 डॉट क्या हो गया यहाँ से एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर। तो हमने L का L स्क्वायर का मान निकाल लिया और L स्क्वायर का जो मान है वो हमें यहाँ से क्या प्राप्त होता है, L स्क्वायर इक्वल टू हमें प्राप्त होता है जे कोष्टक जे प्लस 1 एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर। और घूर्णन करता हुआ जो अणु होता है उसकी जो ऊर्जा का मान होता है उसको हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, घूर्णन करते हुए अणु की ऊर्जा का मान, घूर्णन अणु लिख देता हूँ मैं, घूर्णन अणु की ऊर्जा का मान, घूमता हुआ जो अणु होता है उसकी जो ऊर्जा का मान होता है उसको हम Eg से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, Ej से डिनोट करते हैं। और Ej का जो मान होता है वो किसके इक्वल होता है, Ej इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर के क्या होता है यहाँ से इक्वल होता है। तो यहाँ पे घूर्णन करता हुआ जो अणु होता है इसको मैं इक्वेशन नंबर दे देता हूँ। इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट, इक्वेशन नंबर ये कौन सा हो गया यहाँ से सेकंड, इसके बाद इक्वेशन नंबर यहाँ से ये कौन सा हो गया थर्ड। Ej इक्वल टू घूर्णन करता हुआ जो अणु होता है उसकी ऊर्जा का मान यहाँ पे Ej इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब इक्वेशन नंबर जो थर्ड है इसके दाएं पद को अंश व हर को I से मल्टीप्लाई करते हैं, तो समीकरण 3 के दाएं पद के अंश को दाएं पद के अंश व हर को अंश एवं हर को I से गुणा करते हैं। I से इसको मल्टीप्लाई कीजिए अंश और हर को, तो यहाँ से हमें जो मान प्राप्त होगा वो क्या होगा,
ए जे इक्वल टू यहाँ से हमें प्राप्त होगा, ये क्या हो गया, आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई यहाँ से क्या हो गया 2i। तो यहाँ से आई से मल्टीप्लाई किया तो हमें इक्वेशन प्राप्त हुआ ए जे इक्वल टू आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2i। अब इक्वेशन नंबर जो हमें फर्स्ट प्राप्त हुआ था, उस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में समीकरण नंबर जो फर्स्ट हमें प्राप्त हुआ था, उसमें आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का जो हमें मान प्राप्त हुआ था उसको इसमें रखते हैं। तो समीकरण क्या लिखेंगे यहाँ, समीकरण 1 से आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का मान रखने पर, ये मान रखिए यहाँ पे, तो यहाँ से ई जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मान हम यहाँ पे पुट करते हैं तो ई जे इक्वल टू ये एल स्क्वायर बाई क्या हो गया यहाँ से 2i, एल स्क्वायर बाई क्या हो गया 2i। और समीकरण नंबर जो हमें एल स्क्वायर इक्वल टू ये प्राप्त हुआ था, ये वाला इक्वेशन 2, इस इक्वेशन 2 में अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इक्वेशन जो 2 है इससे एल स्क्वायर का जो मान है वो इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो समीकरण 2 से एल स्क्वायर का मान, समीकरण 2 से एल स्क्वायर का मान रखने पर, एल स्क्वायर का मान इस इक्वेशन में यहाँ पे रखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए जे इक्वल टू ये क्या हो गया जे प्लस 1, ए जे इक्वल टू जे प्लस 1, ये क्या हो गया यहाँ से एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर, और ये क्या हो गया आई, और इसका जो मान है वो किस में आता है, जूल में, यहाँ पे इसका मान आता है। तो ये जो इक्वेशन होगा ये कौन सा इक्वेशन आ जाएगा यहाँ से, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 हो गया ये, इसको मैं नंबर दे देता हूँ 4, इक्वेशन नंबर ये कौन सा हो गया 4। अब इसके बाद में यहाँ से हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर जो 4 हमें प्राप्त हुआ है, इस इक्वेशन नंबर 4 को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी रूप में परिवर्तित करते हैं। और स्पेक्ट्रोस्कोपी रूप में जब हम इसको चेंज करेंगे तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ए जे बार हो जाएगा, और यहाँ से ए जे का जो मान प्राप्त हुआ है इसमें किसका भाग लगा देते हैं, हम एच सी का भाग लगा देते हैं, और इसका जो मान है वो हमें किस में प्राप्त होता है, सेमी इन्वर्स में इसका मान हमें यहाँ से प्राप्त होता है। तो यहाँ से ये हो गया ए जे का मान। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, फ्रॉम इक्वेशन 4, समीकरण 4 को स्पेक्ट्रोस्कोपी रूप में, समीकरण 4 को स्पेक्ट्रोस्कोपी रूप में यहाँ पे हम रिटर्न करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ई जे बार इक्वल टू ई जे बार इक्वल टू हमें यहाँ से क्या प्राप्त होगा, एच सी का भाग लगाएंगे, एच बाई क्या हो गया ये 8 पाई स्क्वायर आई सी जे प्लस 1, और ये किस में मान हमें प्राप्त हुआ, सेमी इन्वर्स में। तो यहाँ से हमें ये मान प्राप्त हुआ ए जे बार इक्वल टू एच बाई 8 पाई स्क्वायर आई सी जे प्लस 1 सेमी इन्वर्स। और यहाँ से जो ये मान है, ये जो मान है इसको हम एक कांस्टेंट राशि मान लेते हैं, और एक कांस्टेंट जो है इसको हम b मान लेते हैं।
और b यहाँ पे जो है वो क्या कहलाएगा, घूर्णन स्थिरांक कहलाएगा। कौन सा स्थिरांक कहलाएगा, b यहाँ पे क्या कहलाएगा, घूर्णन स्थिरांक यहाँ पे कहलाएगा। तो यहाँ से ये जो इक्वेशन है ये कौन से रूप में हमें यहाँ पे प्राप्त होगी, ये इसका मान b के इक्वल हो गया। तो यहाँ से हम इसको किस प्रकार से रिटर्न कर सकते हैं, ए जे बार इक्वल टू ये क्या हो गया, जे प्लस ये 1 हो गया। और इसका जो मान है वो हमें किस में प्राप्त होगा, सेमी इन्वर्स में इसका मान यहाँ से हमें प्राप्त होगा। तो हमें इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन प्राप्त होता है, यहाँ से इक्वेशन 4 था। इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया, 5। तो यहाँ से ए जे बार इक्वल टू हमें प्राप्त हुआ जे प्लस 1 सेमी इन्वर्स, इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ पे हम जे इक्वल टू बारी बारी से जे इक्वल टू यहाँ पे 0 पुट करते हैं, जे इक्वल टू 1 पुट करते हैं, जे इक्वल टू 0 पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं, जे इक्वल टू 2 पुट करते हैं, जे इक्वल टू 0 पुट करेंगे यहाँ से तो एप्सिलॉन बार 0 का जो मान है वो हमें क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। जे का मान यदि इस इक्वेशन में मैं 1 पुट करता हूँ तो ए जे बार जो है, ए जे बार 1 का जो मान है वो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ से 2 भी प्राप्त होगा। इसी प्रकार मैं यदि 2 यहाँ पे पुट करता हूँ तो ए जे बार 2 यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, 6 भी प्राप्त होगा। इसी प्रकार आगे यदि हम जे इक्वल टू 3 रखते हैं, जे इक्वल टू मैं यदि यहाँ पे 3 पुट करता हूँ इस इक्वेशन में तो जे इक्वल टू 3 पुट करने पर यहाँ पे ये जो इक्वेशन होगा इसमें E3 बार जो है वो उसका मान हमें कितना प्राप्त होगा, 12 भी प्राप्त होगा। जे इक्वल टू यदि मैं यहाँ पे 4 पुट करता हूँ तो एप्सिलॉन ए 4 बार इक्वल टू हमें क्या प्राप्त होगा, 20 बी यहाँ से प्राप्त होगा। और यदि जे इक्वल टू मैं 5 पुट कर रहा हूँ तो यहाँ से ई बार 5 इक्वल टू हमें क्या प्राप्त होगा, 30 बी यहाँ से हमें क्या होगा, प्राप्त होगा। तो यहाँ से देखिए इसके घूर्णन ऊर्जा स्तर की जब हमने बात की तो यहाँ से ए जे बार इक्वल टू हमें प्राप्त हुआ जे प्लस 1 सेमी इनवर्स, इक्वेशन 5 हो गया। यहाँ से इस इक्वेशन 5 में जे इक्वल टू 0 पुट करते हैं, जे इक्वल टू 1 पुट करते हैं, जे इक्वल टू 2 पुट करते हैं एंड जे इक्वल टू 3, 4 एंड 5 यहाँ पे पुट करते हैं। तो यहाँ पे j इक्वल टू 0 के लिए ई जे का मान 0 प्राप्त होता है, 1 के लिए यहाँ पे 2 भी प्राप्त होता है, 2 के लिए 6 भी, 3 के लिए 12 भी, 4 के लिए 20 भी एंड 5 के लिए 30 भी हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। इसके बाद हम इसकी ऊर्जा स्तर हम यहाँ से इस प्रकार से बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं j का मान ले लेता हूँ, ये j इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, 0, ये 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ से देखिए ये j के मान हो गए। अब इधर यहाँ से मैं क्या ले लेता हूँ, ये j का मान, ये 0 प्राप्त हुआ, ये 2 भी प्राप्त हुआ, ये 6 भी प्राप्त हुआ। इसी प्रकार ये कितना प्राप्त हुआ, 12 भी प्राप्त हुआ और ये कितना प्राप्त हुआ, 20 बी प्राप्त हुआ और ये 30 यहाँ पे बी प्राप्त हुआ। और यहाँ से ई जे का जो बार का जो मान है ये मान है यहाँ पे, और इसका जो मान है वो किस में प्राप्त हो रहा है, हमें सेमी इनवर्स में यहाँ पे प्राप्त हो रहा है।
तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम किसके लिए है? यहाँ पे दृढ़ रिजिड रोटर अणु, रिजिड रोटर जो मॉलिक्यूल होता है उसके रोटेशन एनर्जी जो लेवल हैं उनके लिए ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। तो यहाँ से देखिए, ये था आपका रिजिड रोटर जो होता है उसका घूर्णन ऊर्जा स्तर। तो रोटेशन एनर्जी लेवल्स फॉर रिजिड रोटर डायोटोमिक मॉलिक्यूल, दृढ़ घूर्णी द्विपरमाणु कणों के लिए घूर्णन ऊर्जा स्तर की बात की हमने। सबसे पहले कोणीय संवेग लिया L=I ओमेगा, ओमेगा यहाँ कोणीय वेग है। इसके बाद इसका स्क्वायर कर दिया। इसके बाद यहाँ से L का जो मान है क्वांटीकृत यहाँ पे ये होता है। इसके बाद में यहाँ से J क्या है? घूर्णन क्वांटम संख्या है जिसका मान यहाँ पे 0, 1, 2, 3 प्राप्त होता है। इसके बाद L का जो मान हमें प्राप्त हुआ था इसका स्क्वायर हमने कर दिया, इक्वेशन 2 प्राप्त हो गया। इसके बाद ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है यहाँ से, घूर्णन अणु रिजिड जो रोटर होता है, घूर्णन अणु की जो ऊर्जा होती है EJ=1/2I ओमेगा स्क्वायर होती है। अब यहाँ से इसका जो अंश और हर है दाएं पद का उसको I से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके बाद यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से I² ओमेगा स्क्वायर का मान रख देते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में यहाँ से EJ का मान ये प्राप्त होता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी रूप में जब हम इसको रिटर्न करते हैं तो इसमें हम HC से क्या कर देते हैं? भाग लगा देते हैं। इक्वेशन नंबर 4 HC का हम यहाँ से इसको डिवाइड करते हैं। अब यहाँ से H/8π² जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है और इसको हम B के इक्वल रख देते हैं। और B यहाँ पे क्या कहलाता है? घूर्णन स्थिरांक, रोटेशन कांस्टेंट यहाँ पे कहलाता है। यहाँ से इक्वेशन क्या हो जाता है? EJ⁻BJJ+1 सेमी इनवर्स J का मान यहाँ पे पुट करते जाते हैं, EJ का मान यहाँ पे हम निकालते हैं। और यहाँ से इसके बाद हम रिजिड रोटर जो होता है उसके लिए रोटेशन एनर्जी लेवल होते हैं, उनके डायग्राम को हम इस प्रकार से मेंशन कर सकते हैं। तो ये था दृढ़ घूर्णी द्विपरमाणु कणों की ऊर्जा स्तर। तो इसको आपको यहाँ से रिटर्न किस प्रकार से करना है? आपको इसमें हेडिंग डालना है दृढ़ घूर्णी द्विपरमाणु कणों के लिए घूर्णन ऊर्जा स्तर। ठीक है, ये पेज आपको इसमें रिटर्न कर देना है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद ये हो गया, ये मान होते हैं। इसके बाद यहाँ से इसका हमने क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 कौन सा हो गया? 2 हो गया। इसके बाद में घूर्णन करता हुआ अणु की ऊर्जा ये होगी। इक्वेशन नंबर 1 कौन सा हो गया? 3 हो गया। यहाँ से इसके बाद देखिए, यहाँ से मैंने आपको बताया था ये जो समीकरण प्राप्त हुआ है हमें, समीकरण 3 अंश और हर को I से मल्टीप्लाई करते हैं। कौन सी समीकरण से I² ये का मान रखोगे? समीकरण फर्स्ट से ये मान रखते हैं। L² का मान यहाँ से कौन सी इक्वेशन में रखना है? इक्वेशन नंबर 3 हमें प्राप्त हुआ था ये, इक्वेशन 3 ये फर्स्ट था। सेकंड इक्वेशन था L² वाला। समीकरण 2 से L² का मान रखने पर हमें इक्वेशन यहाँ से प्राप्त हो गया। इक्वेशन नंबर यहाँ पे कौन सा हो गया हमारा? इक्वेशन नंबर 4। इसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसको इस प्रकार से रिटर्न करते हैं, HC का भाग लगा देते हैं। समीकरण 4
में ए जे का मान यहाँ पे रखने पर ये हो गया, यहाँ पे बी का जो मान है वो ये होता है, ये हो गया। यहाँ से ये जो इक्वेशन है कौन सा इक्वेशन हो गया, 5 हो गया यहाँ से ये। इसके बाद यहाँ से ये मान इसमें रखते जाते हैं और ए जे बार का मान यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं, ये मान हमें प्राप्त होता है। और इसके बाद में हम यहाँ से इसका जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है इसमें हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। बस दोबारा से देख लीजिए इसको, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इसके बाद में यहाँ से इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन थर्ड हो गया, दाएं पद को अंश व हर को आई से मल्टीप्लाई कर दिया, समीकरण 1 से, एक में ही निकाला था हमने आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का मान, तो समीकरण 1 से आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का मान रख दिया। अब समीकरण 2 से एल स्क्वायर का मान यहाँ पे हमने रख दिया, इक्वेशन 4 हो गया। स्पेक्ट्रोस्कोपी रूप में एससी का भाग लगा दिया, समीकरण 4 से जी का मान यहाँ पे रख दिया, इक्वेशन 5 हो गया। और लास्ट में ये वाला डायग्राम। तो यहाँ पे आपको इसको रिटर्न करते टाइम क्या करना है, आपको हेडिंग ये वाला जो फर्स्ट पेज है ये इसमें आपको रिटर्न करना है। नेक्स्ट आपको सेकंड पेज इसमें ये वाला रिटर्न करना है। नेक्स्ट आपको थर्ड ये वाला जो पेज है इसमें आपको रिटर्न करना है। और नेक्स्ट लास्ट में ये वाला जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है ये आपको इसमें बना देना है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके विभिन्न जो घूर्णन ऊर्जा स्तर अभी हमने पढ़े हैं, इनके मध्य में जो ऊर्जा अंतराल है उसके बारे में, और इसके जो चैन नियम है, सलेक्शन जो रूल है, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।